डीपीडीपी एक्ट 2007, मतलब कि दिल्ली संपत्ति के विरूपण का निवारण अधिनियम 2007, इसको बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये जो अधिनियम है 2007 में तैयार हुआ था और 17 जनवरी 2009 से पूरी दिल्ली पर ये लागू है। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। छोटा सा अधिनियम है ये, इसमें 7-8 धाराएं हैं। मुख्य रूप से 2 धाराएं इंपॉर्टेंट है इसकी, बाकी थोड़ी बहुत चर्चा सारे के बारे में कर लेते हैं। तो सेक्शन 1 इसकी बताती है एक्ट का नाम और विस्तार। सिंपल सी बात है, इसका नाम होगा दिल्ली संपत्ति का विरूपण का निवारण अधिनियम 2007 और इसका विस्तार पूरी दिल्ली पे होगा। ये इसकी धारा 1 बताती है। इसके बाद धारा 2 है। धारा 2 के अंदर परिभाषाओं के बारे में चर्चा की है। 4 परिभाषा दे रखी है। ए के अंदर परिभाषा दी है विरूपण की, यानी कि खराब करना, बिगाड़ना, डिफेसमेंट। तो विरूपण का मतलब क्या हुआ कि जो कोई व्यक्ति कोई ऐसी संपत्ति को किसी प्रकार से उसकी सुंदरता खराब करेगा, बिगाड़ेगा, किसी प्रकार की हानि पहुंचाएगा, कुरूप करेगा और किसी भी प्रकार की उसे क्षति पहुंचाएगा, तो वो कहा जाएगा कि उसने संपत्ति का विरूपण किया है। ये धारा बताती है, इसकी परिभाषा बताती है विरूपण की। उसके बाद बी में परिभाषा दी है उपराज्यपाल की, कि उपराज्यपाल क्या कौन होगा। उपराज्यपाल यानी कि एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा अपने संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किया जाता है और 239 कह के अंतर्गत उसे मनोनीत किया जाता है, उसे उपराज्यपाल कहा जाएगा। ये बताती है 2 की बी परिभाषा। सी में परिभाषा दी है संपत्ति की। संपत्ति के अंतर्गत वो तमाम चीजें आएंगी, जैसे इमारत है, कोई दीवार है, चाहे झोपड़ी क्यों ना हो, उसको भी संपत्ति के अंतर्गत माना गया है। किसी प्रकार का भवन, कोई वृक्ष, कोई चबूतरा, कोई चौतरा, जो भी चीज है वो सब संपत्ति के अंतर्गत माना गया है। और डी में लेख की परिभाषा दी है। लेख क्या होगा? किसी भी प्रकार की छपाई, प्रिंटिंग, सजावट या फिर कोई अलंकरण, ये तमाम चीजें लेख के अंतर्गत काउंट की गई है। तो ये तो हुई अपनी इसकी परिभाषाएं। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 3 है। इसी में से ज्यादातर सवाल इसी सेक्शन में से आता है। अमूमन एक सवाल पूछा जाता है इसमें से और एक सवाल ये सेक्शन 3 से ही संबंधित है। अधिकतर एग्जाम में ये 3 से ही संबंधित पूछा जाता है। सेक्शन 3 कहती है कि संपत्ति कोई अगर विरूपित करेगा तो उसे क्या सजा मिलेगी। सजा का प्रावधान किया गया है। उपधारा 1 के अंदर सजा दी जाती है उस व्यक्ति को जो संपत्ति विरूपित कर रहा है, तो उसे 1 साल की सजा का प्रावधान है और 50,000 रुपए तक उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये धारा 3 कहती है। उपधारा 1 के अंदर वो व्यक्ति जो संपत्ति बिगाड़ा रहा है उसको दंडित किया जाता है। उपधारा 2 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि अपराध किसी प्रकार का कोई समूह है, कोई निकाय है या कोई कंपनी है, व्यक्तियों का किसी प्रकार का समूह है, उसके द्वारा, उस संगठन के द्वारा अगर अपराध किया जाता है, तो उस संगठन का जो भी मैनेजर होगा, सचिव होगा या फिर कोई भी उसे संभालने वाला सभापति वगैरह होगा, तो वो व्यक्ति दोषी माना जाएगा। लेकिन उसको मौका दिया जाएगा कि वो ये साबित करे कि क्या उसमें वो शामिल था या नहीं था। अगर वो ये साबित कर देता है कि जी मेरे ज्ञान के बिना ये काम किया गया है, तो वो व्यक्ति बच जाएगा, नहीं तो वो उपधारा 2 के तहत दोषी साबित होगा और इसमें भी सेम सजा का प्रावधान है जो उपधारा 1 के तहत जो जिस व्यक्ति ने जो अपराध करता है उसको सजा मिलती है, वही उस कंपनी के मालिक वगैरह को सजा मिलेगी। बस ये सेक्शन 3 है। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 4। इससे संबंधित जैसे कोई म्यूनिसिपल जो अपनी है उसका भी अगर कोई एक्ट है या फिर अपनी आईपीसी की जो धारा है 425, जो हम क्षति से संबंधित, दृष्टि से संबंधित हम जो धारा पढ़ते हैं, या फिर 434 अगर उसके उपबंध अगर लागू हैं तो भी उन उपबंधों के ऊपर ये एक्ट हैवी रहेगा, क्योंकि ये सबसे पहले संपत्ति से संबंधित मामला आएगा तो इस एक्ट में दंडित किया जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 4 को। इसकी धारा 4 क्या कहती है कि अपराधों का समझौता। इस एक्ट के अधीन जो भी अपराध होते हैं उसका समझौता क्या है, अपराध की किसी भी स्टेज पे समझौता हो सकता है। जो रकम इसके अंदर जो ज्यादातर क्या है, जुर्माना सबसे ज्यादा है, तो जो जुर्माने की जो रकम है वो अगर विरोधी जो पार्टी है, अभियोजन पक्ष, उसको अगर दे दी जाती है, जो भी
उसके समझौता करवाते हैं जो भी अधिकारी वगैरह, तो उसका समझौता किसी भी समय हो सकता है, धारा 4 बताती है। इसकी उपधारा 1 और उपधारा 2 बताती है कि अगर समझौता हो गया तो उसके बाद इसकी कोई सुनवाई, आगे कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की जाएगी। धारा 5 बताती है इसकी कि इसके जो भी अपराध हैं इस एक्ट के अधीन, वो सारे अपराध कॉग्निजेबल होंगे, संज्ञेय होंगे, इसमें एफआईआर दर्ज पुलिस कर सकती है। ये धारा 5 बताती है। और धारा 6 बताती है कि जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, वो जैसे संपत्ति किसी की बिगाड़ी गई है उस वजह से, तो उसको जो लिखावट है उसको मिटाने की उसकी शक्ति है, उसे मिटवा सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी। धारा 7 बताती है कि अन्य विधियों पर ये जो एक्ट है वो प्रभावी रहेगा, चाहे कोई भी विधि हो, अगर इससे संबंधित मामला आएगा तो ये एक्ट उसके ऊपर प्रभावी है, धारा 7 बताती है। और धारा 8 बताती है कि जो जब से ये एक्ट लागू हो गया, इससे पहले जो दिल्ली के अंदर इससे संबंधित विरूपण से संबंधित जो एक्ट था वो निरस्त हो जाएगा। इससे पहले दिल्ली के अंदर पंजाब पश्चिम बंगाल संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1976 था, वो निरस्त माना जाएगा। तो ये एक्ट बड़ा सिंपल सा एक्ट है। 1 नंबर तो इसमें से क्लियर है। मुख्य बात याद करने वाली है, परिभाषा धारा 2 के अंदर बताई गई है। परिभाषा में वैसा कुछ विशेष है नहीं। मुख्य धारा है इसकी धारा 3, जो भी व्यक्ति संपत्ति बिगाड़ेगा 1 साल की सजा का प्रावधान है और 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है, धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार। और जो अगर संपत्ति बिगाड़ने वाला जैसे कोई समुदाय है, कोई संगठन है, तो उसका जो मैनेजर वगैरह है उनको लेंगे, धारा 3 की उपधारा 2 के तहत उन्हें दंडित किया जाएगा। वो धारा बताती है 3। मुख्य रूप से सवाल धारा 3 में से ही आता है। और कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि इसके अपराधों का समझौता धारा 4 के तहत कभी भी हो सकता है, किसी भी स्टेज पे हो सकता है। एक सवाल इसमें से और ये बनता है धारा 6 का कि एलजी जो है लिखावट किस धारा के तहत मिटवा सकता है, वो है धारा 6। और 5 धारा बताती है कि इसके सारे अपराध है जो कॉग्निजेबल होंगे, संज्ञेय होंगे।